हाँ भाई, अपन क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टॉपिक क्या डिस्कस किया था अपन ने? ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू द पब्लिक ऑफिस डिस्कस कर लिया। इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, ये 4 पॉइंट बाकी है। इसमें से जो पॉइंट नंबर 5 है, एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोलीज, वो डिस्कस करते हैं पहले। देखो, मोनोपोली क्या होता है कि एक अकेले का किसी चीज के ऊपर अधिकार होना। मार्केट में अगर सिर्फ एक अकेला व्यक्ति सब कुछ बेचने लग जाए तो कंज्यूमर के लिए खराब चीज है, वो मार्केट के लिए खराब चीज है, कंपटीशन खत्म हो जाएगा। आपने इकोनॉमिक्स में एक स्ट्रेटेजी पढ़ी होगी कि परफेक्ट मार्केट वो होता है जहां पर मल्टीपल बायर्स और मल्टीपल सेलर्स हो। ओलिगोपोली मार्केट वो होता है जहां पर बायर्स तो बहुत सारे हो और सेलर कुछ हो, 3-4 ही। और ऐसा मार्केट जहां पर सिर्फ एक ही सेलर है और बायर बहुत सारे, उसे अपन क्या बोलते हैं? मोनोपोली। पढ़ा है इकोनॉमिक्स में सबने। मोनोपोली की सिचुएशन कैसे क्रिएट हो सकती है? जैसे मान लो कोई कंपनी है या कोई बिजनेस हाउस है, उसने बाकी अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को या तो अपने साथ मिला लिया या धीरे धीरे करके खत्म कर दिया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको टेलीकम्युनिकेशन में मिल सकता है। टेलीकम्युनिकेशन में आज के वक्त मेजर सेक्टर्स कौन कौन से हैं? 3 मेजर कंपनीज है टेलीकम्युनिकेशन में इस सेक्टर के अंदर। पहली है रिलायंस जियो, दूसरी है भारती एयरटेल और तीसरी है वी। मैं बीएसएनएल को काउंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि बीएसएनएल कंपटीशन से थोड़ा दूर है, वो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, पीएसयू है वो, और उसका कंपटीशन से है सच कुछ लेना देना नहीं है। वो इतना एफर्ट्स भी नहीं डाल रही कि अपने कंज्यूमर्स को अपने साथ जोड़ कर रखे। इसीलिए मैं सिर्फ 3 लोगों को कंसीडर कर रहा हूँ, 3 इंडस्ट्रीज को कंसीडर कर रहा हूँ, 3 ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर कर रहा हूँ, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल एंड वी, वोडाफोन आइडिया। अगर मान लो ये तीनों मिलकर आपस में मर्ज हो जाए, क्या हो जाए? मर्ज, जुड़ जाए तीनों आपस में, तो मार्केट में टेलीकम्युनिकेशन में क्या क्रिएट हो जाएगी? मोनोपोली। फिर जो चाहिए मन में वो करे, तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी ना मार्केट में। कंपटीशन रहेगा नहीं, मोनोपोली हो जाएगी, कंज्यूमर के लिए नुकसानदेह। तो ये अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी माना गया। पब्लिक के हित के खिलाफ जो हो वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी होता है। तो ये तीनों को मर्ज करना अलाउड नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट मना कर देगी कि हम मर्जर अलाउड नहीं कर रहे। वोडाफोन आइडिया का मर्जर अलाउड क्यों किया गया था? वरना दोनों कंपनी बंद हो जाती, वोडाफोन भी और आइडिया भी। तो फिर दो ही मार्केट में प्लेयर बच जाते, तो और खराब सिचुएशन होती वो। इसीलिए वोडाफोन आइडिया का मर्जर अलाउड किया गया था, लेकिन इन तीनों का मर्जर अलाउड नहीं होगा। रिलायंस जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, ये सब अगर आपस में मर्ज होना चाहे तो इट विल नॉट बी अलाउड। पता है ना ये चीज? तो मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। तो मान लो रिलायंस जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम सब मिलकर साथ में काम करेंगे, मर्ज हो रहे हैं, तो वो एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? अनलॉफुल, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, इनवैलिड, वॉइड एब इनिशियो। समझ गए? ये वाला पॉइंट है इसका। समझ में आएगा ये पॉइंट? कोई भी एग्रीमेंट ऐसा जिसके थ्रू आप मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, अपना कंपटीशन खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, उसे अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। क्लियर? अगला है मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट का मतलब ध्यान से समझना, दो तरीके के मैरिज ब्रोकरेज होते हैं। एक तो वो जैसे फॉर एग्जांपल शादी.com, ठीक है, जीवन साथी.com, ये जो है ना, या फिर जो न्यूज़पेपर्स में मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, शादी के लिए किसी को लड़का लड़की चाहिए तो वहां पर आप ढूंढ सकते हो। ये सब जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ये आपको लड़का या लड़की खरीद कर नहीं दे रहे कि लड़के को लड़की खरीद कर दे दी, लड़की को लड़का खरीद कर दे दिया ना। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर लड़का लड़की एक दूसरे को पता कर सकते हैं कि ये लड़का शादी करने के लिए तैयार है, ये लड़की शादी करने के लिए तैयार है, और फिर आप आपस में मीटिंग करके डिसाइड कर सकते हो आपको करनी है या नहीं करनी है। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट के केस में क्या होता है कि लड़का लड़की की खरीद फरोख्त हो रही है। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ लड़कों की लड़की की शादियां नहीं होती तो वो लड़कियां खरीद कर ले आते हैं कहीं कहीं दूर से, ठीक है। वो खरीद कर लाने वाला जो एग्रीमेंट है ना, वो क्या होगा? इन अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, वॉइड एब इनिशियो। शादी करने के लिए लड़का या लड़की ढूंढना या शादी करने के लिए लड़का या लड़की ढूंढने के लिए हेल्प लेना गलत नहीं है, दैट इज अलाउड। जीवन साथी.com या शादी.com आपकी क्या मदद करते हैं? लड़का या लड़की ढूंढने में मदद करते हैं ना, वो खरीद कर तो नहीं दे रहे ना कि लो 50,000 रुपया में दे दो हम लड़की दे देंगे। लड़की नहीं दे रहे हो, वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, और जहां पर आपकी प्रोफाइल से मिलती जुलती कोई प्रोफाइल्स होती है तो आप उनके साथ मीटिंग करके डिसाइड कर सकते हो कि आपको शादी करनी है या नहीं करनी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जीवन साथी.com, शादी.com
मैट्रिमोनियल एड्स जो न्यूज़पेपर्स में आते हैं वो, और ये मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, दोनों अलग अलग बातें हैं। यहाँ पर मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट का मतलब क्या है, पैसे देकर लड़का या लड़की बेचना, वो क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो। समझ गए, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। अगला, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। कोर्स ऑफ जस्टिस का मतलब होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका के साथ अगर आप इंटरफेरेंस कर रहे हो, अब दो पॉइंट अपन ने पढ़े थे, एक तो स्टिफलिंग द प्रोसिक्यूशन का पढ़ा था और दूसरा पॉइंट अपन ये पढ़ रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है ध्यान से समझना। मान लो मैं कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करके गाड़ी चला रहा था, पुलिस ऑफिसर ने गाड़ी रोक ली, मुझे पकड़ लिया। ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में पुलिस ऑफिसर के पास कोई राइट नहीं है मुझे पनिश करने का या मुझे है ना पेनलाइज करने का। कौन करेगा ये काम, कोर्ट करेगा। उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो कोर्ट के सामने मुझे है ना क्या बोलते हैं उसको प्रेजेंट करे, और कोर्ट डिसाइड करेगा कि मुझे क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, फाइन लगना चाहिए, साथ में इंप्रिजनमेंट भी होनी चाहिए, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। यहां पर मैंने पुलिस को पैसे खिला दिए और पैसे खिलाकर मैं छूट गया। ये जो मेरे और पुलिस के बीच में एग्रीमेंट हुआ ना, पैसे मैंने खिलाए, उसके बदले उसने मुझे छोड़ा है। दिस इज स्टिफलिंग द प्रोसिक्यूशन, नॉट इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस होती है कोई मैटर कोर्ट के पास चला गया उसके बाद। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है सुरेश, एक का नाम है महेश। सुरेश और महेश के बीच में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, और मैटर कहां चला गया, कोर्ट के पास। महेश का लॉयर है ए और सुरेश का लॉयर है जेड। अब जो सुरेश है ना, ए को पैसे खिला रहा है महेश के लॉयर को, और पैसे खिलाकर अपनी तरफ फैसला दिलवाने की कोशिश कर रहा है। या सुरेश ने जो है ना वो कोर्ट के जज को पैसे खिला दिए, कोर्ट के जज को, या इसमें जो भी सबूत वगैरह थे उनको मिटाने के लिए या गवाह को मिटाने के लिए उनको पैसे खिला दिए। ये सब किसमें आएगा, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। कोर्ट के अंदर कोई भी मामला जाता है तो आपको पता है ना, पैसे खिला के लुके गवाह अपनी तरफ किए जाते हैं, पैसे खिला के लुके गवाह का मुंह बंद कराया जाता है, पैसे खिला के कोर्ट को जज को बिकवाया जाता है, पैसे खिलाकर सामने वाले के वकील को आप खरीद लेते हो। ये सब चीजें क्या है, जस्टिस के बीच में आने वाली, न्याय के बीच में आने वाली चीजें हैं। तो इनको क्या माना जाएगा, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। और ये किसमें आएंगे, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, वर्ड एब इनिशियो। स्टिफलिंग द प्रोसिक्यूशन एंड इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, इन दोनों पॉइंट में कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं, क्योंकि दोनों किस चीज को खराब कर रहे हैं, कोई ना कोई कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो आपको सजा दिला सकता था या आपके खिलाफ पेनल्टी लगवा सकता था। दोनों में फर्क क्या है, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस सिर्फ तभी हो सकता है जब मैटर किसके सामने हो, कोर्ट के सामने। स्टिफलिंग द प्रोसिक्यूशन पहले भी हो सकता है। कोर्ट के सामने मैटर जाने से पहले आपने किसी को पैसे खिला दिए, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो यहाँ पर रेड डालने आया आपके पास, तो वो रेड डालने आया, कोर्ट का तो कोई लेना देना है ही नहीं अभी, तो आपके ऊपर उसने रेड डाली, आपने उसे पैसे खिला दिए, आपने वो रेड बंद करवा दी, या रेड में जितना डिस्क्लोज करना चाहिए था उससे कम डिस्क्लोज करवा दिया। 50 लाख रुपए का काला धन मिला आपके पास, और इनकम टैक्स ऑफिसर डिस्क्लोज कर रहा है 15 लाख का, तो 35 लाख रुपए कम डिस्क्लोज करने के उसने आपसे क्या लिए, रिश्वत लिए, पैसे लिए। ये क्या है, स्टिफलिंग द प्रोसिक्यूशन। और कोर्ट के पास मैटर चला गया, फिर कोर्ट के जज को पैसे खिलाना, सामने वाले वकील को पैसे खिलाना, गवाह जो है सामने वाले के फेवर में उनको पैसे खिलाना, जो भी सबूत है आपके खिलाफ उन सबूत को मिटाने के लिए पैसे खिलाना, these all things will be covered under interference with the course of justice। क्लियर, समझ में आ गया, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, स्टिफलिंग द प्रोसिक्यूशन एंड इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस का। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व, और आपने अपने दायित्व के अगेंस्ट कोई जिम्मेदारी, कोई इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप मान लो डॉक्टर हो, ठीक है, डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या होती है, किसी भी पेशेंट का फेयर तरीके से ट्रीटमेंट करना। डॉक्टर ने पैसे लेकर गलत रिपोर्ट बना दी, या डॉक्टर ने पैसे लेकर जबरदस्ती रिपोर्ट लिख दी, या पैसे लेकर कमीशन वाली दवाइयां बेच दी, ये सब वो क्या कर रहा है, अपने दायित्व के खिलाफ जाकर फायदा कमाने का काम कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। एक एग्जांपल और देता हूं, मान लो आपने अपने लिए, आपका बिजनेस है कोई, और आपका बिजनेस अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, तो अब आपको लोगों की जरूरत है अपने बिजनेस को फैलाने के लिए, तो आपने अपने लिए सेल्स एजेंट अपॉइंट करें। सेल्स एजेंट का मतलब समझते हो, जो आपके बिहाफ पर गुड्स को बेचेंगे, ठीक है। सेल्स एजेंट किसने अपॉइंट किया, आपने, तो उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आपके हिसाब से काम करने की। लेकिन उसने क्या किया, कस्टमर से पैसे खा लिए और कस्टमर को बिना मतलब का फायदा दिलवा दिया,
ये जो कस्टमर और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना, ये क्या है? इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। कोई भी व्यक्ति जो अपने दायित्व के अगेंस्ट जाकर कोई एग्रीमेंट कर लेता है फायदे के लिए, तो वो क्या कहलाता है? इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। और वो एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, अनलॉफुल है वो। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, एजेंट वाला एग्जाम्पल दे रखा है, दूसरा मैनेजर वाला दे रखा है। किसी ने अपनी कंपनी में कोई मैनेजर हायर किया, मैनेजर का काम था कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करना, बिजनेस के बेनिफिट के लिए काम करना। मैनेजर सामने वाली पार्टी से पैसे खाकर उसको कॉन्ट्रैक्ट दिलाने की कोशिश कर रहा है, समझ गए? तो ये क्या है? इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। क्लियर? 8 पॉइंट समझ में आ गया क्या? क्या क्या पॉइंट थे? पहला पॉइंट क्या था बताओ? ट्रेडिंग विद एनिमी। दूसरा पॉइंट क्या था? स्टिफलिंग द प्रोसिक्यूशन। ट्रेडिंग विद एनिमी का मतलब क्या था? किसी कंट्री के साथ आपकी कंट्री का युद्ध चल रहा है, वॉर डिक्लेयर हुई है, उस कंट्री के लोगों के साथ, उस कंट्री की गवर्नमेंट के साथ, उस कंट्री की कंपनीज के साथ, या किसी भी है ना व्यक्ति के साथ उस कंट्री के किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो अगेंस्ट इंटरेस्ट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। दूसरा अपन ने पढ़ा था स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, जहां पर आप किसी भी कानूनी कार्यवाही को गैर कानूनी तरीके से अपने से हटाने की कोशिश कर रहे हो, वो क्या है? स्टिफलिंग द प्रोसिक्यूशन। तीसरा मेंटेनेंस एंड चांपर्ती, ये वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी। अगर सही इंटेंशंस के साथ किया जाए तो वैलिड है, गलत इंटेंशंस के साथ किया जाए तो इनवैलिड है। मेंटेनेंस एंड चांपर्ती का मतलब क्या होता है? किसी और के केस के अंदर किसी व्यक्ति की आपके द्वारा मदद की जाना मेंटेनेंस या चांपर्ती कहलाता है। अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मेंटेनेंस है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो चांपर्ती है। याद आया? चौथा पॉइंट क्या था? ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू द पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स। जितने भी पब्लिक ऑफिसेज होते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, वो उन व्यक्तियों को मिलना चाहिए जो उनको डिजर्व करता है। लेकिन कुछ कई बार क्या होता है कि आप रिश्वत खिलाकर पैसे देकर खुद वो जॉब ले लेते हो, ये क्या है? ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू द पब्लिक ऑफिस। ये रिश्वत देकर जॉब ले लेना क्या है? अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, अनलॉफुल माना जाएगा, वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। इसके अलावा जितने भी पब्लिक टाइटल्स होते हैं, ऑफिस टाइटल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, खेल रत्न, बाकी और बहुत सारे होते हैं, अगर आपने वो पैसे खिलाकर अपने लिए लिए तो वो क्या कहलाएगा? अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा। आज जो 4 पॉइंट अपन ने डिस्कस किए उसमें पहला था एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली, मतलब आप आपस में मिलकर अपने कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो और एकजुट होकर काम करने की कोशिश कर रहे हो। वो किसके लिए खराब है? सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए खराब है, पब्लिक के लिए खराब है, तो वो क्या माना जाएगा? अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। अगला क्या था उसके बाद? अगर कोई भी लड़का या लड़की शादी के लिए खरीदे या बेचे जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा, इनवैलिड कहलाएगा। उसके बाद अगर कोई भी कोर्ट के तहत मामला अधीन है, उसमें सामने वाले के वकील को, जज को, गवाह को या फिर बाकी जो सबूत है उनको छेड़छाड़ करने के लिए आप पैसे खिला रहे हो या फिर अपनी जानकारी का इस्तेमाल कर रहे हो गलत तरीके से, तो वो क्या कहलाएगा? अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा। और लास्ट, अगर आपकी कोई जिम्मेदारी है, आपका कोई दायित्व है और उसके अगेंस्ट आपने कोई इंटरेस्ट, कोई फायदा क्रिएट कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा? अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा। 8 के 8 समझ में आ गई। लास्ट पॉइंट है अनलॉफुल इन पार्ट। अगर कोई भी एग्रीमेंट ऐसा है जिसमें कुछ हिस्सा तो लॉफुल है और कुछ हिस्सा अनलॉफुल है, तो क्या होगा? कौन सा वैलिड होगा, कौन सा इनवैलिड? अगर आप उन दोनों को सेपरेट कर सकते हो ना, तब तो वैलिड होगा, और अगर सेपरेट नहीं कर सकते तो इनवैलिड होगा। जैसे एक एग्जांपल, आई पेड यू ₹2 lakh फॉर सप्लाई ऑफ पार्ले जी बिस्किट एंड वीड। वीड का मतलब होता है गांजा। गांजा खरीद सकते हैं क्या? अलाउड है क्या? नारकोटिक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे ना। तो वीड बेचने का और पार्ले जी बिस्किट बेचने का मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। बताओ, पार्ले जी बिस्किट मुझे सप्लाई करते हो तो ये गैर कानूनी है क्या? पार्ले जी बिस्किट तो बेच ही सकते हैं, वीड गैर कानूनी, नहीं बेच सकते, अनलॉफुल है। तो आप बताओ, अगर ये 2 लाख रुपए में कितना हिस्सा तो पार्ले जी बिस्किट का है और 2 लाख रुपए में कितना हिस्सा वीड का है? अगर आप ये पता कर सकते हो ना, तो पार्ले जी वाला कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड हो जाएगा और वीड वाला कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड। जैसे मैं बता देता हूँ, मान लो मैंने 50,000 रुपए तो आपको पार्ले जी बिस्किट के लिए दिए और 1.5 लाख रुपए मैंने आपको वीड सप्लाई करने के लिए दिए, तो 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट तो क्या है? वैलिड। और 1.5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इनवैलिड है, अनलॉफुल इनवैलिड। और अगर मान लो ये नहीं कर सके, अपन नहीं पता
पार्ले जी के लिए कितने दिए और वीड के लिए कितने दिए, एक साथ 2 लाख रुपए दे दिए, तो बताओ पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, इनवैलिड। पूरा का पूरा क्या है, इनवैलिड। पूरा का पूरा क्या है, अनलॉफुल। अनलॉफुल है तो इनवैलिड हो गया। क्लियर, समझ में आ गई? बड़ी सिंपल सी बात है। दो चीजें आप सप्लाई कर रहे हो या दो चीजों का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दो में से अगर एक चीज तो लीगल है और एक चीज इलीगल है, लीगल वाली चीज और इलीगल वाली चीज को सेपरेट कर सकते हो ना, तब तो वैलिड हो जाएगा लीगल वाला, और इलीगल वाली चीज क्या हो जाएगी, इनवैलिड। लेकिन अगर आप सेपरेट नहीं कर सकते, नहीं बता सकते अलग अलग कितना लीगल है कितना इलीगल है, तो पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा, पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। क्लियर? अब यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कोई डाउट नहीं है, कंफर्म? आगे चले, कौन कौन पढ़कर आया जो मैंने कल तक पढ़ाया था वो, एक दो, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो मोबाइल से, मैं भेज देता हूँ आज पीडीएफ, ठीक है? 30 यूनिट आज मैं पूरी करवा दूंगा, 3 ही पॉइंट बचने खाली, या तो आज पूरी हो जाएगी मैक्सिमम कल। अब देखो, वॉइड एग्रीमेंट्स, ऐसे एग्रीमेंट्स जो वॉइड एग्रीमेंट्स है, मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टी अपन पढ़ चुके हैं फ्री कंसेंट के अंदर। एग्रीमेंट अंडर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 20 अपन पढ़ चुके हैं, कहां पर पढ़ा था, मिस्टेक वाले पॉइंट में पढ़ा था ना, फ्री कंसेंट में। हाँ, एग्रीमेंट द कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज अनलॉफुल, अभी अभी अपन ने कंप्लीट किया 9 पॉइंट जो पढ़े, और उसके पहले 5 पॉइंट जो पढ़े थे, 6 पॉइंट पहले पढ़े थे और 7वें पॉइंट में 9 पॉइंट पढ़े, सारे के सारे इसी में। उसके बाद एग्रीमेंट इन द कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज अनलॉफुल इन पार्ट, जो सेक्शन अपन ने अभी 9वां पॉइंट डिस्कस किया था, वो सेक्शन 24 है, ये सारे पढ़ चुके अपन। उसके बाद देखो अगला क्या है, विदाउट कंसिडरेशन वाला अपन पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इनवैलिड होता है, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस थे, 7 पॉइंट थे ना, कौन से थे 7 पॉइंट बताओ? Agreement without consideration is invalid, void ab initio, but there are exceptions where without a consideration there could be a valid contract. कौन से ऐसे केसेस थे? ट्रस्ट नहीं था, लव एंड अफेक्शन याद आया, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज याद आया, टाइम बेरेड डेट याद आया, एजेंसी, बेलमेंट याद आए, चैरिटी, कंप्लीटेड गिफ्ट याद आ गया क्या 7 पॉइंट? जो ट्रस्ट वाला पॉइंट था वो उसमें था, प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस में, याद है क्या? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, और कौन सा था तीसरा पॉइंट अभी बताया, टाइम बेरेड डेट, एजेंसी, बेलमेंट, कंप्लीटेड गिफ्ट, चैरिटी, याद आ गए? पढ़ नहीं रहे हो आप लोग? याद रहने चाहिए, इससे गड़बड़ हो जाएगी। इस यूनिट के बाद अपना टेस्ट होगा, परसों टेस्ट रखेंगे अपन, ठीक है ना? क्लियर है? तीनों यूनिट के टेस्ट है 1 2 3 का, आप लोग पढ़ लो, आपके पास है नहीं अवेलेबल तो मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूँ तीनों यूनिट्स की, पहली यूनिट तो है आपके पास, बाकी दोनों की पीडीएफ सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, उससे पढ़ लेना। और वो चौथे स्टूडेंट कौन है जो नहीं आए आज, क्यों नहीं आए वो? तो कल तो आएंगे ना, उनको बता देना कि परसों टेस्ट है, ठीक है ना? अगले दो सेक्शंस है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, और एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, सेक्शन 26, 27 एंड 28, ये 3 बच रहे हैं खाली अपने। उसके बाद देखो क्या क्या है, 6 पॉइंट 5 पॉइंट तो अपने हो ही गए। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज अभी डिस्कस करेंगे, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड डिस्कस करेंगे, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग डिस्कस करेंगे, 26, 27, 28। एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन अपन पढ़ चुके हैं, याद है वो ऑयल वाला एग्जांपल, ए ने बी को प्रॉमिस किया 1000 टिन्स ऑफ ऑयल बेचने का, इनवैलिड है क्योंकि ऑयल कौन सा है पता नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है ना, वो वाला पॉइंट है ये। क्लियर है? 3 तो ये बचे हैं, और एक कौन सा बचा है लास्ट, वैगरिंग एग्रीमेंट। वैगरिंग एग्रीमेंट अपन बाद में पढ़ेंगे लेटर ऑन, ठीक है भी है लेकिन अपन बाद में डिस्कस करेंगे इसको, ये वाला पॉइंट लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉइंट है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, ये अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में। क्लियर? तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया अब तक वो ध्यान से सुन लो। अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने 3 पॉइंट पढ़े थे, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। फिर अपन ने माइनर के रिगार्डिंग 15 पॉइंट डिस्कस किए थे अलग अलग, कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पर क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, उसमें 15 पॉइंट अपन ने पढ़े थे। क्लियर? वो टॉपिक हो गया था। फिर अपन ने पढ़ा था फ्री कंसेंट वाला, फ्री कंसेंट में अपन ने 5 टॉपिक डिस्कस किए थे, क्वेश्चन सेक्शन 15 प्लस 19 प्लस 72 72,
दूसरा अपन ने पढ़ा था अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 प्लस 19A प्लस 64। फिर अपन ने पढ़ा था फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड था 17, मिस रिप्रेजेंटेशन था 18 प्लस 19 प्लस 64। फिर मिस्टेक पढ़ा था अपन ने 20, 21 एंड 22। तीसरा टॉपिक अपन ने पढ़ा था लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। उसमें 7 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था नॉट फॉरबिडन बाय लॉ होना चाहिए, अगर फॉरबिडन बाय लॉ है तो वो इनवैलिड है। दूसरा, अगर आप किसी और एक्ट के लॉ को डिफीट कर रहे हो, डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ सम अदर लॉ, तो वो क्या है, इनवैलिड। तीसरा अपन ने पढ़ा था जो भी फ्रॉडलेंट होता है वो इनवैलिड होता है, अनलॉफुल होता है। चौथा अपन ने पढ़ा था किसी और रूल को आप डिफीट कर रहे हो। पांचवा, इमोरल है, ठीक है। और एक और बीच में कौन सा था वो छठा पॉइंट, पांचवें नंबर पे जो पॉइंट है, नहीं वो तो अभी लास्ट पॉइंट है, उसके पहले इंजरी टू पर्सन, इंजरी टू प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा था अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, जिसके 9 पॉइंट अपन ने भी डिस्कस किए थे। क्लियर है, यहां तक हो गया, 3 टॉपिक कंप्लीट है। चौथे टॉपिक के अंदर सिर्फ 3 पॉइंट अपन पढ़ेंगे। एक पॉइंट अपन पढ़ेंगे बाद में वैगरिंग एग्रीमेंट वाला, और एक पॉइंट अपन पढ़ेंगे चौथी यूनिट में। इसके अलावा जो 6 पॉइंट है वो सारे पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। 3 पॉइंट तो अपन इसी चैप्टर में डिस्कस किए, 3 या 4 पॉइंट तो, और एक अपन ने कंसिडरेशन वाला पहले डिस्कस किया था। मीनिंग ऑफ विच इज हैज टू बी सर्टेन अपन ने डिस्कस किया था पहली यूनिट के अंदर, ठीक है। क्लियर, सब क्लियर है ना, जो मैं बता रहा हूं समझ में आ रहा है। क्या क्या बचा है, अब 3 सेक्शन बचे हैं। वैगरिंग एग्रीमेंट को बाद में करेंगे तो उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा। बाकी 3 पॉइंट कौन कौन से बचे हैं, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज सेक्शन 26, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ सेक्शन ट्रेड सेक्शन 27 एंड एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग सेक्शन 28। सबसे पहले एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज डिस्कस करते हैं, सेक्शन 26। अब अपन इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सेक्शन 26, सेक्शन 27, सेक्शन 28। सेक्शन 26 बोलता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। शादी करने से किसी को रोकना अवैध होता है, इनवैलिड होता है। कैसे वॉइड होता है, कैसे बताता हूं मैं आपको। ए प्रोमिस्ड बी टू पे ₹1 lakh if B does not marry to C। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा अगर तुमने सी से शादी नहीं की तो। बी ने फिर भी सी से शादी कर ली, 1 लाख रुपए भी ले लिए। बताओ, ए वो अपने रुपए रिकवर कर सकता है क्या? कानूनी तरीके से तो नहीं कर सकता, गैर कानूनी तरीके से तो कुछ ही करो। समझ गए? आपने वो पुरानी टिपिकल मूवीज देखी है क्या, जहां पर एक अमीर बाप बेटी होती थी, उसका अमीर बाप होता था और एक गरीब लड़का होता था। गरीब लड़का और वो अमीर लड़की प्यार में है। गरीब लड़की, वो अमीर लड़की बोल रही मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। वो बाप अड़ा हुआ जिद पर कि ये तुम्हें कमा के क्या देगा, खाएगा क्या, तुम्हें खिलाएगा क्या, ये वो चल रहा है। फिर उसके बाद वो अमीर बाप बोलता है उस लड़के को, लो ये ब्लैंक चेक ले लो और चले जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से दूर। देखिए ऐसी कोई मूवी, टिपिकल हिंदी मूवीज। उसने बोला लाओ ससुर जी, चेक ले लिया, चेक में अमाउंट डाल दी, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, बैंक में चला गया, पैसे ले लिए, बाद में शादी भी कर ली बेटी से। तो बाप जा सकता है कोर्ट के अंदर अपनी दामाद के खिलाफ, अपनी बेटी के खिलाफ? नहीं जा सकता, क्योंकि किसी को किसी से शादी करने से रोकने का एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट, उसे इनवैलिड माना गया है। उसमें कानून आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है, माइनर। माइनर एक्सेप्शन कैसे है, अगर कोई व्यक्ति माइनर से शादी करने जा रहा है या माइनर किसी से शादी करने जा रहा है और आप उसको रोक रहे हो कि शादी मत करो और पैसे दे रहे हो, जैसे इसमें ए ने बी को प्रॉमिस किया 1 लाख रुपए देने का, क्योंकि बी जिससे शादी कर रहा है ना वो सी, वो माइनर है, उसकी एज मान लो 17 ईयर्स है। तो ए promised B to pay ₹1 lakh not if B does not marry C. C is a minor.
अब बताओ इन दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना वो वैलिड होगा। अगर बी 1 लाख रुपए ले ले और फिर भी सी से शादी कर ले, तो पहली बात तो बी और सी की शादी गलत है, क्योंकि सी क्या है, माइनर है, इनकेपेबल टू मैरी है। दूसरा, अगर ए बी से शादी कर ले और फिर बी सी से शादी कर ले और ए बी से 1 लाख रुपए रिकवर करना चाहे तो कर सकता है क्या? आंसर इज यस, क्योंकि बी ने क्या किया है, अपना प्रॉमिस तोड़ा है, अपना कंसिडरेशन पूरा नहीं किया। क्लियर है? अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को शादी करने से रोक रहा है तो वो इनवैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। लेकिन अगर जिससे शादी करने से रोका जा रहा है या जिसको शादी करने से रोका जा रहा है वो माइनर है, या तो बी माइनर है या सी माइनर है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड कंसीडर किया जाएगा। समझ में आई क्या बात? किसी को कोई डाउट है क्या इस पॉइंट में? क्लियर है सबको? किसी को किसी से शादी करने से रोकना इनवैलिड एग्रीमेंट होता है, वॉइड एब इनिशियो। लेकिन अगर जो शादी कर रहा है वो या जिससे शादी कर रहा है वो माइनर है, तो ये एग्रीमेंट क्या बन जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? दूसरा सेक्शन 27 है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, और उसके अगला पॉइंट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड और एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, दो सेक्शन बचे अपने खाली। उसके बाद अपनी यूनिट नंबर 1, 2, 3 में जितना मुझे भी पढ़ाना था उतना मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, जो जो छुड़वाया वो बाकी करेंगे। ये दोनों पॉइंट अपन करेंगे कल। इसके अलावा कल मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं टेस्ट के अंदर और आपको उनको आंसर कैसे करना चाहिए। ठीक है, what kind of questions can be put into your exam paper and how you should answer them, वो अपन कल डिस्कस करेंगे। ये दो पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर कल किसी को कोई भी क्वेरी है तो वो क्वेरी भी पूछ सकता है। परसों आपका यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 में जितना मैंने पढ़ाया है उतने पढ़ाए हुए में से क्या होगा, टेस्ट होगा। टेस्ट होगा 30 मार्क्स का और आपको टाइम मिलेगा 50 मिनट्स। कितना मिलेगा? 50 मिनट्स। ठीक है, क्लियर? चलो इसके आगे अपन पढ़ेंगे कल। कल मिलते हैं, बाय बाय।